नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 2000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से कई गांव और बाजार बह गए हैं। नेपाल में राहत और बचाव का अभियान चल रहा है। भारत और चीन की तरफ से मदद भी भेजी जा रही है, लेकिन खराब मौसम के चलते राहत अभियान में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि बाढ़ के पीछे क्या भूकंप सबसे बड़ी वजह थी, जिसके चलते झील फटी और अचानक पानी का सैलाब आ गया, या फिर कोई और कारण था। नेपाल ने इस आपदा को लेकर दुनिया भर से मदद मांगी है। खास तौर पर भारत और चीन से विशेष मदद मांगी गई है। नेपाल में बाढ़ से मची तबाही की चपेट में विदेशी पर्यटक भी आ गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। नेपाल के मौजूदा हालात पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हॉर्मुज पर ईरान ने नहीं मानी अमेरिका की बात। टोल वेरियल को लेकर ओमान से किया समझौता। सैन्य जहाजों के निकलने पर लगा दिया प्रतिबंध। पुतिन के प्लान से घबरा गया था अमेरिका। CIA चीफ के मॉस्को दौरे को लेकर आई बड़ी खबर। नेटो के खिलाफ जंग की तैयारी में रूस। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास से नाराज हुआ चीन। फिलीपींस पर लगाए विदेशी शांति बिगाड़ने की साजिश के आरोप। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में मिली रहस्यमयी चिड़िया जो नर और मादा दोनों का करती है काम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा से अब नहीं करेंगे व्यापार डील। कनाडा के प्रधानमंत्री पर भड़के ट्रंप, कहा उसे सबक सिखाने का अब समय। बलूच लिबरेशन आर्मी के पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले से बैकफुट पर आसिम मुनीर। ईरान से मांगी मदद। बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर नहीं रहा पाकिस्तान का नियंत्रण। अमेरिका के अलास्का में हुआ बड़ा विमान हादसा। क्रैश हुआ प्लेन। तटीय कस्बे के पास पानी में गिरा। प्लेन में मौजूद सभी लोगों की गई जान। और अल्जीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग। अब तक 12 लोगों की गई जान। गृह मंत्री सयूद ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। नेपाल में 26 अगस्त को अचानक पानी का सैलाब आ गया। इस सैलाब में गांव और बाजार बह गए। सड़कें और पुल मलबे में दब गए। नेपाल तिब्बत बॉर्डर का पूरा नक्शा ही बदल गया। सवाल चीन पर उठ रहे हैं, जिसने समय रहते नेपाल को बाढ़ के बारे में सूचना नहीं दी। ये सैलाब क्यों आया, इसे लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आपदा की शुरुआत ग्लेशियर से जुड़े एक विशाल एवलांच से हुई। करीब आधा किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा टुकड़ा 17,000 फुट की ऊंचाई से 4,000 फीट नीचे घाटी में गिरा। इस टक्कर से 5.2 तीव्रता का भूकंप जैसा कंपन पैदा हुआ। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि उसी दिन सुबह 8:37 पर नेपाल समय पर चीन सीमा के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज हुआ था। अब ये भूकंप था या चट्टान के गिरने से हुआ धरती का कंपन, जल्द ही इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन चट्टान के इस टुकड़े ने नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटे कोशे की सहायक नदी लेहेंदे के प्रभाव को पूरी तरह रोक दिया। नदी का रास्ता रुका तो वहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया और एक अस्थायी झील बन गई। लेकिन जब ये प्राकृतिक बांध फटा तो ये पानी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा और अपने साथ मिट्टी, चट्टाने और पेड़ सब कुछ बहा ले गया। सीमा पार करते समय ये मलबा करीब 30 मीटर ऊंची कीचड़ की सुनामी में बदल गया, जिसने बस्तियों और रास्तों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। कई लोगों का यहां तक कहना है कि मलबे की सुनामी 100 मीटर तक ऊंची थी। इस जल सैलाब ने नेपाल का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। यह आपदा तिब्बत के लहासा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ने वाले उस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में आई थी, जहां ट्रैकर्स और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते जाते हैं। नेपाल पुलिस का कहना है कि अब तक 210 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। 2000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसमें 28 देशों के 500 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि लापता लोगों में 300 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। इसमें कोलकाता से गया 32 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के 63, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 और कनाडा के 25 पर्यटक लापता हैं। नेपाली पुलिस प्रवक्ता AB नारायण काफले का कहना है कि मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमने तलाशी अभियान फिर शुरू कर दिया है। वहीं चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV का कहना है कि तिब्बत के ग्योंग काउंटी में लापता लोगों की संख्या 558 थी, जिसमें 260 विदेशी नागरिक शामिल थे।
सीसीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने ग्योंग में मौजूद एक झील से जुड़े खतरों की पहचान की है। ये झील तिब्बत नेपाल सीमा क्रॉसिंग के ऊपरी हिस्से में है, जो कीचड़ और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। इस झील की वजह से पहाड़ी इलाके में बचाव कार्यों में बड़ी मुश्किल आ सकती है। नेपाल ने अब प्राकृतिक आपदा को लेकर भारत को चेतावनी भी दी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल और भारत ने हमेशा रोटी बेटी और सीताराम के संदर्भ में अपने संबंधों की बात की है। हमारे रिश्तों में धर्म और सभ्यतागत संबंधों ने हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन हमें अपने संबंधों को पर्यावरण के नजरिए से नए सिरे से देखना होगा। उन्होंने कहा कि हिमालय में जो कुछ भी पिघलता है वो समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता है। हिमालय के नाजुक पर्यावरण से नेपाल और भारत दोनों को खतरा है। और अब बात करते हैं ईरान की। तो अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान और ओमान ने समुद्री यातायात को मैनेज करने के लिए एक अहम समझौता किया है, जिसके तहत अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा। इस फैसले से अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल ईरान और ओमान हॉर्मुज जलमार्ग और उससे होने वाली आय में अपने हिस्से पर सहमत हो गए हैं। दोनों के बीच हॉर्मुज को लेकर एक समझौता हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से समझौते पर बाधा डालने की काफी कोशिशें की जा रही हैं। न्यूज एजेंसी तस्नीम ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि अमेरिका ईरान और ओमान के बीच वार्ता में बाधा डाल रहा है, जिसकी वजह से समझौते में देरी हो रही है। इस समझौते के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूली करने वाला है और इस प्रस्ताव को ईरानी संसद से 3 दिन पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने की इजाजत होगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले टोल या टैक्स लिया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच हॉर्मुज जलमार्ग के पानी और इससे होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। ईरान के इस फैसले से अमेरिका भड़का हुआ है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो साफ कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार है और अब ईरान को चीन का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान पर अमेरिकी दबाव और नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने ईरान का समर्थन किया है, जिस पर ईरान ने खुशी जाहिर की है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने कहा है, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी प्रतिबंधों को खारिज करने वाले चीन के सैद्धांतिक बयान का ईरान स्वागत करता है। ईरान और चीन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी, आपसी सम्मान, दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग और बहुध्रुवीय दुनिया की साझा सोच पर आधारित है। ईरानी संसद के स्पीकर ने आगे कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंजूरी की जरूरत नहीं है। चीन का ईरान का साथ देना अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है, क्योंकि जंग में शुरू से ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया और अभी भी अपने टॉप लीडर खोने के बाद भी ईरान के हौसले टूटे नहीं है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ वो अमेरिका का सामना कर रहा है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई की जान जाने को लेकर तमाम तरह के अटकलें हैं, जिस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है, कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामनेई मारे गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके शरीर का बायां हिस्सा, हाथ पैर, पूरा हिस्सा, वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मारे गए हैं। हालांकि ट्रंप ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। बता दें कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, उस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई की जान चली गई। उस वक्त मुश्तबा खामनेई भी इन हमलों में घायल हो गए थे, जिसके बाद उनके संदेश तो आए, लेकिन वो खुद सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। अब ट्रंप के इस दावे ने खलबली मचा दी है। अब देखना होगा कि आगे चलकर अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव खत्म होता है या और ज्यादा बढ़ता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच तेज होती जंग की। तो दोनों देशों के बीच पिछले 4 साल से जारी संघर्ष का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और अब ये संघर्ष सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ठान लिया है कि बदलाव सिर्फ यूक्रेन से नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन देशों को भी निशाना बनाया जाएगा जो यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। ये फैसला पुतिन ने ज़ेलेंस्की की तरफ से मॉस्को की तेल रिफाइनरियों को टारगेट किए जाने के बाद लिया और जैसे ही इस बात की भनक अमेरिका को लगी कि पुतिन तबाही का बटन दबाने वाले हैं, उन देशों को टारगेट करने वाले हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव मॉस्को पहुंच गए और अब उनके मॉस्को दौरे को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो देशों के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था।
CIA चीफ को भनक लगी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि वो अब सीधे नेटो देशों पर हमला करने की प्लानिंग कर रही हैं। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी बेथ सेनर के मुताबिक CIA चीफ पुतिन के पास चेतावनी भरा मैसेज लेकर पहुंचे थे। रूस को अमेरिका का क्लियर मैसेज ये था कि हमें पता है कि आपके दिमाग में नेटो पर हमले को लेकर क्या चल रहा है और बेहतर यही होगा कि आप ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना करें। आप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन जिस तरह से पश्चिमी देशों की मदद से रूस पर हमला कर रहा है, उसे लेकर पुतिन गुस्से में है और उन्होंने उन देशों को टारगेट करने पर विचार करना शुरू कर दिया है जो यूक्रेन को समर्थन देते हैं, यानी नेटो देश पर। और यही कारण था कि अमेरिका ने पुतिन को पहले ही सचेत कर दिया है कि इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, भयानक हो सकता है। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीफ के दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जॉन रेडक्लिफ की रूस यात्रा को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने बताया कि रेडक्लिफ रूस में किसी खास सैन्य या प्रतिबंध संबंधी संदेश के लिए नहीं गए हैं। हालांकि खुफिया एजेंसी के चीफ का मॉस्को तक जाना सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और एजेंडा भी था और अब इस पर बड़ा खुलासा हो चुका है। और अब बात करते हैं चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव की। दक्षिण चीन सागर में चीन का अपने पड़ोसियों के साथ पहले से ही टकराव चल रहा है। ताइवान, जापान के अलावा फिलीपींस के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। ताइवान को तो वो अपना हिस्सा ही मानता है और अब फिलीपींस विवाद भी सुर्खियां बनता जा रहा है। पिछले महीने दोनों ही देशों के बीच समुद्र में टकराव भी हो चुका है। इस बीच हाल ही में फिलीपींस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज की है। इस युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। चीनी PLA की साउदर्न थिएटर कमांड ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सेना का कहना है कि फिलीपींस इस इलाके में बाहरी देशों को दखल देने का न्योता दे रहा है। ऐसे युद्धाभ्यास से इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। दरअसल फिलीपींस ने वेस्ट फिलीपींस सी में अपना 19वां मल्टीलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी पूरा किया है। इसमें अमेरिका की पैसिफिक कमांड और ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स ने हिस्सा लिया। यह युद्धाभ्यास 19 से 25 अगस्त तक चला। पहले चीन ने फिलीपींस पर दबाव डाला कि वो इस युद्धाभ्यास को रद्द कर दे। युद्धाभ्यास खत्म होते ही चीन की तरफ से तीखे बयान आने शुरू हो गए। PLA साउदर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता झाई शिचेन ने कहा कि फिलीपींस साउथ चाइना सी में जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। इससे क्षेत्र की शांति को खतरा हो सकता है और फिलीपींस को मुश्किल में डाल सकता है। शिचेन ने कहा है कि चीनी सेना अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वो किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का यह आक्रामक रुख इलाके में किसी भी समय बड़े टकराव का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ फिलीपींस ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन के दबाव में अपना कोई भी फैसला वापस नहीं लेगा। इस बीच फिलीपींस की तरफ से अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वो अपनी कोस्टल डिफेंस को भी बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। फिलीपींस भारत से भी हथियार खरीदता है। भारत से खरीदी गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का तीसरा और आखिरी बैच अगस्त के अंत तक फिलीपींस पहुंचने वाला है। इसके लिए लॉन्चर और ट्रांसपोर्टर गाड़ियां भारत में तैयार हो चुकी हैं। 3 बैटरी वाली ब्रह्मोस फोर्स पूरी तरह मोबाइल है। ये वेस्ट फिलीपींस सी में दुश्मन के किसी भी जहाज को तबाह करने की ताकत रखती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक अनोखे पक्षी की। अक्सर जब हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हैं तो उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी के रंग बिरंगे पंख हमें आकर्षित करते हैं तो किसी की ऊंची उड़ान। लेकिन सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसी चिड़िया आ जाए जिसे एक तरफ से देखने पर नर और दूसरी तरफ से देखने पर मादा दिखाई दे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अमेरिका में कुदरत ने सचमुच ऐसा अनोखा करिश्मा कर दिखाया है। शिकागो के पास एक नेचर रिजर्व में वैज्ञानिकों को एक बेहद दुर्लभ बोबोलिंक पक्षी दिखाई दिया। इस चिड़िया के शरीर के बीचों बीच जैसे एक सीधी रेखा बनी हुई थी। शरीर का एक हिस्सा काले और सुनहरे पंखों वाले नर जैसा था, जबकि दूसरा हिस्सा हल्के भूरे पंखों वाली मादा जैसा दिखाई देता था। इस अनोखी चिड़िया को सबसे पहले ल्यूक डाहलबर्ग ने देखा और नाम रखा गया ब्लैक एंड टैन। दरअसल मई के महीने में वो नर बोबोलिंक पक्षियों की तस्वीरें खींच रहे थे। बाद में जब उन्होंने तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उन्हें एक चिड़िया बाकी सभी से अलग नजर आई। पहले उन्हें लगा कि शायद उसके पंख बदलने का तरीका अलग है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वही चिड़िया फिर दिखाई दी तो असली रहस्य सामने आया। एक तरफ नर और दूसरी तरफ मादा।
वैज्ञानिकों की भाषा में इस दुर्लभ स्थिति को बायलैटरल गायनेड्रोमॉर्फ कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इसके शरीर का एक हिस्सा आनुवंशिक रूप से नर और दूसरा हिस्सा मादा है। एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और इस अनोखी चिड़िया की करीब 1000 तस्वीरें खींची गई। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उड़ते समय एक दिशा से देखने पर वो पूरी तरह नर दिखाई देती थी, लेकिन दूसरी तरफ से वही चिड़िया मादा जैसी नजर आती थी, जैसे आसमान में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग पक्षी उड़ रही हों। लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्लैक एंड टैन का व्यवहार सामान्य नर बोबोलिंक जैसा था। वो गाना गाती थी, साथियों को आकर्षित करने के लिए उड़ान भरती थी और अपना इलाका तय करती थी। उसे एक साथी भी मिला, उसने घोंसला बनाया और बच्चों को भी पैदा किया। कुछ समय बाद ये कुदरती अजूबा वहां से चला गया। अब लोग अगले वसंत का इंतजार कर रहे हैं। शायद ब्लैक एंड टैन फिर लौटे और एक बार फिर साबित करे कि कुदरत के पास आज भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।